हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आप सभी को मेरा इस यूट्यूब चैनल स्टडी अप पर मैं सुजीत वर्मा स्वागत करता हूं। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे सीडीपी, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, जो सीटेट पेपर 1 के लिए इम्पोर्टेंट है। कल वाले क्लास में हम लोगों ने 1 से 15 तक किया था। आज हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 16 से लेकर 30 तक। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं और हम लोग एक एक करके क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। तो जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं या पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक अभी से ही कर दें, क्योंकि फिर आप जब पढ़ना शुरू करेंगे तो फिर ध्यान में नहीं रहेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। 60 नंबर क्वेश्चन का आता है, यहाँ पे आप देख रहे हैं स्क्रीन पे। बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा इस प्रश्न के विषय में सही नहीं है? बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। तो बताइए 16 का आप आंसर करें, कौन सा इसका राइट आंसर होगा? क्वेश्चन आप समझ गए क्या कह रहा क्वेश्चन, बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। ठीक है, तो नीचे 4 ऑप्शन दिया गया है, उसमें से आपको चुनना है कि बच्चे किस प्रकार से सीखते हैं। ठीक है, तो इसका राइट ऑप्शन होगा 4 नंबर इसका राइट ऑप्शन है। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है, कौन सा सही नहीं है, नेगेटिव वाला चुनना था। ठीक है, तो बच्चे केवल कक्षा में ही सीखते हैं, बिल्कुल नहीं। बच्चा कक्षा में सीखते ही हैं और कक्षा से बाहर भी सीखते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट वाला सही है। क्या बच्चे तब सीखते हैं जब वे संज्ञानात्मक रूप से तैयार होते हैं? ठीक। बच्चे अनेकों प्रकार से सीखते हैं, ये भी सही है। बच्चे सीखते हैं क्योंकि वे स्वाभाविक रूप से प्रेरित होते हैं। ठीक, यहाँ पे नहीं में ना पूछ रहा, ये सब तो सही वाला है। तो नहीं वाला आंसर कौन सा होगा? बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। क्या हम और आप सिर्फ कक्षा में ही सीखे हैं? अभी तक समाज में जाके बहुत कुछ सीखते हैं, कक्षा के बाहर बहुत कुछ सीखते हैं। ठीक है, खेल के मैदान में, स्कूल के प्लेग्राउंड में बहुत कुछ सीखते हैं। तो सिर्फ और सिर्फ कक्षा में नहीं सीखते। तो यही वाला पॉइंट नेगेटिव है 4 नंबर, तो इसका राइट आंसर होगा 4। बच्चे केवल कक्षा में सीखते हैं। बच्चों के सीखने के विषय में यह कथन सही नहीं है, क्योंकि बच्चे कक्षा में या कक्षा के बाहर सदैव कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। तो चलिए ये प्रश्न समझ गए होंगे। नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 70 नंबर। और 70 नंबर प्रश्न यहाँ पे कह रहा, आप स्क्रीन पे देख रहे हैं। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? प्रत्येक गतिविधि के प्रेरक के रूप में प्रोत्साहन, पुरस्कार और दंड का उपयोग करना। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। पूरी कक्षा के लिए मानक लक्ष्य निर्धारित करना और उनकी उपलब्धि के आकलन के लिए कठोर मानदंड निर्धारित करना। प्रत्येक शिक्षार्थी में अंक लाने के लिए स्पर्धा को प्रोत्साहित करना। 17 का आप आंसर करें। 17 का क्वेश्चन तो आप समझ गए होंगे क्या कह रहा है। प्राथमिक विद्यालय शिक्षक को अपने शिक्षार्थियों को अभिप्रेरित करने के लिए निम्नलिखित में से किस रणनीति को अपनाना चाहिए? तो इसका राइट आंसर होगा 2, ये वाला। बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करना। ठीक, यानी प्राथमिक विद्यालय के शिक्षार्थियों को अपने अभिप्रेरित करने के लिए शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि बच्चों को उनकी रुचियों के अनुसार अपने लक्ष्य निर्धारित करने और उन्हें पाने के उद्यम में सहायता करें। तो चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 80 नंबर। और 18 नंबर प्रश्न यहाँ पे कहता है, निम्नलिखित में से कौन सा समाजीकरण का एक प्रमुख कारक है? समाजीकरण का प्रमुख कारक कौन सा है? कंप्यूटर, आनुवंशिकता, राजनीतिक दल, परिवार। तो 18 का राइट आंसर होगा आपका परिवार, 4 नंबर। ठीक, सामाजिक प्रत्याशाओं और मानदंडों के अनुसार जब बालक व्यवहार करना सीख लेता है तो इसे समाजीकरण की संज्ञा दी जाती है। बालकों के समाजीकरण में परिवार, साथियों का समूह, स्कूल, भाषा आदि महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं, 90 नंबर। और 19 नंबर प्रश्न यहाँ पर कह रहा है,
बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। इससे शिक्षक का काम हो जाता है। तो आप इसका आंसर करें 19 का क्वेश्चन। तो समझ गए होंगे क्वेश्चन क्या करा। आइए एक बार फिर से पढ़ते हैं क्वेश्चन को। बच्चों को समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति है, क्योंकि छोटे समूह में कुछ बच्चों को दूसरे बच्चों पर हावी होने की अनुमति होती है। बिल्कुल नहीं, हावी थोड़ी ना होने को दिया जाता है। दूसरा क्वेश्चन आंसर कहता है सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। ये आंसर होना चाहिए, ठीक है। बट आगे का ऑप्शन भी पढ़ लेते हैं। बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं। इससे शिक्षक का काम कम हो जाता है। ये तो होगा नहीं। थर्ड नंबर का था बच्चे अपना काम जल्दी करने में समर्थ होते हैं, ऐसा नहीं है। तो इसका 19 का इसका राइट आंसर होगा आपका सेकंड। ये सही है, दूसरा नंबर 19 का दूसरा सही है। सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं। यानी सीखने की प्रक्रिया में बच्चे एक दूसरे से सीखते हैं और परस्पर सहायता भी करते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उन्हें समूह कार्य देना एक प्रभावी शिक्षण रणनीति को दर्शाता है। 20 एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है तो यह संकेत देता है कि बच्चा डैश का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। लेखन अक्षमता, डिस्ग्राफिया, गणितीय अक्षमता, डिस्कैल्कुलिया, गति समन्वय अक्षमता, डिस्प्रैक्सिया, पठन अक्षमता, डिसलैक्सिया। तो 20 का आंसर करें। 20 का आंसर बताइए। क्वेश्चन मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने एवं समझने में कठिनाई प्रदर्शित कर रहा तो यह संकेत देता है किसका, बताइए। तो 20 का आपका राइट आंसर होगा पठन अक्षमता, क्योंकि वह पढ़ने में अक्षम है। एक औसत बुद्धि वाला बच्चा यदि भाषा को पढ़ने में, यहाँ पे साफ बता रहा है ना, तो पठन अक्षमता जिसे हम क्या बोलते हैं डिसलैक्सिया, और लेखन अक्षमता को डिस्ग्राफिया, और गणितीय अक्षमता को डिस्कैल्कुलिया, और गति समन्वय अक्षमता को डिस्लैक्सिया। ठीक है, इसका राइट आंसर है 20 का 4। डिसलैक्सिया एक व्यापक शब्द है जिसका संबंध पठन विकास से है। इससे ग्रस्त एक औसत बुद्धि वाला बच्चा भाषा को पढ़ने तथा समझने में कठिनाई प्रदर्शित करता है। नेक्स्ट प्रश्न क्यों आता है 21 नंबर। शैशव काल की अवधि है, बताइए शैशव काल की अवधि क्या है। जन्म से 2 वर्ष तक, जन्म से 3 वर्ष तक, 2 से 3 वर्ष तक, जन्म से 1 वर्ष तक। 21 का आंसर करें। अब कभी भी 0 से 2 वर्ष नहीं लिखिएगा, क्योंकि 0 नहीं होता है, जन्म होता है। ठीक है, यानी जन्म से 2 वर्ष तक। जो यहाँ पे देखिए जन्म से है, जन्म से ये सही है यहाँ पे। ठीक है, तो बताइए 21 का आंसर करें। तो 21 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट वाला, यानी जन्म से 2 वर्ष तक की अवस्था को शैशव काल की अवधि माना जाता है। ठीक है, जन्म से 2 वर्ष तक की अवधि को शैशव काल कहा जाता है। इस अवधि में बालक का शारीरिक तथा मानसिक विकास तेजी से होता है। नेक्स्ट प्रश्न करवाते हैं 22 नंबर। पियाजे के अनुसार 2 से 7 वर्ष के बीच एक बच्चा संज्ञानात्मक विकास की डैश अवस्था में है, यानी वो बच्चा 2 से 7 वर्ष की अवस्था के बीच का है। ठीक है, तो वो किस अवस्था में है। औपचारिक संक्रियात्मक, मूर्त संक्रियात्मक, संवेदी गतिक या पूर्व संक्रियात्मक। 22 का आंसर करें। तो 22 का आपका राइट आंसर है 4 पूर्व संक्रियात्मक, यानी 2 से 7 वर्ष का जो बच्चा है उसे पूर्व संक्रियात्मक के बीच में रखा जाता है। ठीक है, यानी जिन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की व्याख्या करने के लिए एक 4 अवस्था सिद्धांत का प्रतिपादन किया, वे अवस्थाएं इस प्रकार से थी, है ना। संवेदी गतिक 0 से 2, सॉरी देखिए यहाँ पे 0 लिख दिया। ठीक है, जो नहीं जन्म से 2 वर्ष, है ना, यानी इसमें आते हैं पीछे वाले में, यानी देखिए जन्म से 2 वर्ष की अवस्था जो है इसका कोई मतलब नहीं है। जन्म से
2 वर्ष की अवस्था को किस में रखा गया है? संवेदी गतिक में, ठीक है। और 2 से 7 वर्ष में पूर्व संक्रियात्मक, ठीक। और 7 से 11 वर्ष में रखा गया है मूर्त संक्रियात्मक। और 11 से 15 वर्ष या 11 से ऊपर वर्ष रखा गया है आपका औपचारिक संक्रियात्मक में, ठीक। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को आते हैं 23 नंबर। विकास डैश से सॉरी फिर से मैं पढ़ता हूँ। विकास डैश से डैश की ओर बढ़ता है, बताइए। जटिल या कठिन, विशिष्ट या समान, साधारण या आसान, समान या विशिष्ट। तो विकास जटिल से कठिन की ओर बढ़ता है, या विकास विशिष्ट से समान की ओर बढ़ता है, या विकास साधारण से आसान की ओर बढ़ता है, या विकास समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। बताइए विकास किस में किससे बढ़ता है, ठीक है। तो 23 का आप आंसर करें। 23 का आपका राइट आंसर होगा 4, समान से विशिष्ट, है ना। 4 आंसर होगा। विकास जो है वो समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। विकास समान से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। मानसिक तथा गतिक अनुक्रियाओं में समान क्रियाएं पहले तथा विशिष्ट क्रियाएं बाद में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है, आप देख सकते हैं। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना, सहभागी अधिगम, सहयोगात्मक अधिगम, समीपस्थ विकास। 24 का आंसर करें। 24 का क्वेश्चन आप एक बार फिर से समझ लें, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा होता है। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर को प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं। इसे कहा जाता है सहयोग देना। 24 का राइट आंसर है फर्स्ट। जब वयस्क सहयोग से सामंजस्य कर लेते हैं तो वे बच्चे के वर्तमान स्तर के प्रदर्शन को संभावित क्षमता के स्तर के प्रदर्शन की तरफ प्रगति क्रम को सुगम बनाते हैं, तो इसे सहयोग देना कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न पे आते हैं 25 नंबर प्रश्न यहाँ पर कहता है नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान स्कीमा इस अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? आत्मसातकरण, समायोजन, अहम केंद्रिता, अनुकूलन। 25 का आंसर करें। तो 25 का आपका राइट आंसर हो जाएगा आत्मसातकरण, ठीक है फर्स्ट। किसी व्यक्ति के अवधारणा परिवर्तन में नवीन जानकारी प्रभावी भूमिका निभाती है। जब नवीन जानकारी को शामिल करने के लिए वर्तमान अवधारणा में बदलाव की प्रक्रिया चलती है तो उसे आत्मसातकरण कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 26। मध्य बाल्यावस्था में भाषा डैश के बजाय डैश अधिक है, यानी ये दोनों खाली जगह पे कौन सा ऑप्शन आएगा? समाजीकृत, अहम केंद्रित, जीववादी, समाजीकृत, परिपक्व, अपरिपक्व, अहम केंद्रित, समाजीकृत। तो 26 का आप आंसर करें। 26 का राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट। मध्य बाल्यावस्था में भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक है। भाषात्मक विकास में बालक के अपने विचारों की अभिव्यक्ति के लिए भाषा का जानना और उसके प्रयोग से संबंधित योग्यताओं का विकास शामिल होता है। यह एक चरणबद्ध प्रक्रिया है। मध्य बाल्यावस्था में बालक की भाषा समाजीकृत के बजाय अहम केंद्रित अधिक होती है। नेक्स्ट प्रश्न 27 नंबर। बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है बच्चों का एक कोने में बैठना, प्रतिबंधित परिवेश में अधिगम, वे गतिविधियां जिनमें खेल शामिल नहीं होते, बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधियां। 27 का आंसर करें। तो बाल केंद्रित शिक्षा में शामिल है, आपका राइट आंसर है 4, बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधियां। बाल केंद्रित शिक्षा बच्चों के लिए हस्तप्रक गतिविधियों को शामिल करती है। इस शिक्षा पद्धति के अंतर्गत बालक के मनोविज्ञान को समझते हुए उनके लिए ऐसी शिक्षा की व्यवस्था की जाती है जिससे उनकी अधिगम संबंधी कठिनाइयों को दूर किया जा सके। नेक्स्ट प्रश्न के आते हैं 28 नंबर प्रश्न आप यहाँ पे देख सकते हैं। कक्षा अध्यापक ने राघव को अपनी कक्षा में अपने कीबोर्ड पर स्वयं द्वारा तैयार किया गया मधुर संगीत बजाते हुए देखा।
कक्षा अध्यापक ने विचार किया कि राघव में डैश बुद्धि उच्च स्तरीय थी। शारीरिक गतिबोध, संगीतमय, भाषाई या स्थानिक। बताइए, क्वेश्चन में ही आंसर छुपा हुआ है। 28 का राइट आंसर होगा आपका सेकेंड, दूसरा वाला, संगीतमय। ठीक, उस संगीतमय स्तरीय बुद्धि में संगीतिक सामर्थ्य तथा निपुणता विकसित करने की क्षमता सम्मिलित होती है। राघव इसी प्रकार की बुद्धि को प्रदर्शित कर रहा है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। 29 नंबर, जब एक शिक्षक यह समझता है कि स्वाभाविक रूप से लड़के गणित में लड़कियों से अच्छे हैं, यह दर्शाता है कि अध्यापक लिंग पक्षपाती यानी जेंडर पक्षपाती, शिक्षाप्रद, सही दृष्टिकोण वाला, नीतिपरक। 29 एक ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर एक बार सीटेट में आता ही है। पीछे बहुत सारे प्रश्न आए हैं जो हर एक बार आता है, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करता है, बट क्वेश्चन का तरीका वही है, अलग अलग शब्दों का प्रयोग करके आपको उलझाने का कोशिश किया जाता है। तो 29 का राइट आंसर होगा आपका फर्स्ट, लिंग जेंडर पक्षपाती। अध्यापक का यह समझना कि लड़के लड़कियों से गणित में अच्छे हैं दर्शाता है कि अध्यापक लिंग पक्षपाती है। 29 नंबर हो गया। 30 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें डैश के अनुरूप डैश को बदलना है, यानी व्यवस्था, बच्चे, परिवेश, परिवार, बच्चे, परिवेश, बच्चे, व्यवस्था। यानी समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था के अनुरूप बच्चों को बदलना है, या परिवेश को परिवार को बदलना है, या हमें बच्चे के अनुरूप परिवेश को बदलना है, या बच्चे के अनुरूप व्यवस्था को बदलना है। तो 30 का आप आंसर करें। तो 30 का आपका राइट आंसर होगा फर्स्ट, समावेशी शिक्षा मानती है कि हमें व्यवस्था के अनुरूप बच्चे को बदलना है। समावेशी शिक्षा सभी नागरिकों की समानता के अधिकार को पहचानने और सभी बालकों को विशिष्ट आवश्यकताओं के साथ साथ शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराती है। यह मानती है कि हमें व्यवस्था को बच्चे के अनुकूल बदलना है, यानी व्यवस्था को बदलना है बच्चे के अनुकूल, बच्चे को नहीं बदलना है, हमें व्यवस्था को बदलना है। बदलना किसको है? व्यवस्था को। किसके अनुकूल? तो बच्चे के अनुकूल बदलना है। ठीक है, तो अब तक ये 30 प्रश्न हो गए। तो आप बताइए 15 में से आपके कितने सही हुए हैं। तो आप सभी लोगों का धन्यवाद जो हमारे चैनल से जुड़े हैं और हमारे चैनल को देखते हैं, और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मेरे चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं मैथ्स गणित का पेडागोजी के साथ।